हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर वाफियत से होंगे। साथियों, हमारा रेड प्री उर्दू 2025 का बैच चल रहा था। हुरूफ की अक़साम हमारी चल रही है। आज की वीडियो नंबर 4 है और हुरूफ की अक़साम का हमारा तीसरा आज टॉपिक है। इसमें हम उर्दू की कुछ परिभाषाएँ, इस्तिलाहात देखेंगे। उर्दू क़वाइद के मुताबिक इल्म हिज़्ज़ा का अपना टॉपिक चल रहा है। उर्दू ग्रामर का पहला टॉपिक है जो हमारा एराब के बाद, यानी एराब ज़बर ज़ेर पेश के बाद हमारा सेकंड जो टॉपिक चलेगा इल्म सर्फ़, वो भी हम देखेंगे। कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, एक बार में पास किस तरह हों, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्लासें आपके लिए तैयार की हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी मजबूत करें। मुकम्मल नोट्स और पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। इसमें एमसीक्यू बैच भी आपको दिया जा रहा है। तो मज़ीद बेहतर तैयारी के लिए आज ही कांटेक्ट करें। तो हम देखते हैं आज हुरूफ की अक़साम के अंदर कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में। 1 नंबर का इससे बनेगा। तो हुरूफ इल्लत यानी मुसव्वती इल्लत या मुसव्वती आवाज़, इसको स्वर बोलते हैं। हुरूफ की अक़साम, हुरूफ इल्लत और मुसव्वती जो हुरूफ है उसकी तक़सीम हम देखेंगे। हरूफ इल्लत की तादाद कितनी है दोस्तों? उसकी तादाद है 3, लेकिन ये 10 आवाज़ों को ज़ाहिर करते हैं। उर्दू की चंद अहम इस्तिलाहात हैं, यानी परिभाषाएं हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है अलिफ़ की 2 अक़साम हैं। अक़साम ये किस्म की जमा है। किसकी हैं? ये किस्म की जमा है अक़साम। एक है अलिफ़ ममदूदा, एक है अलिफ़ मकसूरा। तो ये इम्पोर्टेंट है। अलिफ़ की 2 किस्में हैं, अलिफ़ ममदूदा और अलिफ़ मकसूरा। तो हम एक एक को देखते हैं। अलिफ़ ममदूदा। अलिफ़ ममदूदा वह लफ्ज़ जो खूब खींचकर पढ़ा जाए, यानी वह लफ्ज़ जो खूब खींचकर पढ़ा जाए। अलिफ़ ममदूदा को ज़ाहिर करने के लिए अलिफ़ पर मद की अलामत लगा दी जाती है, यानी जो मद की जो अलामत है सिर्फ़ अलिफ़ पर ही लगती है। ये आप ध्यान में रखें। इसमें इसको 2 अलिफ़ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है ना, जैसे आम है ना। या फिर इस तरह परिभाषा हो सकती है कि वह अलिफ़ जिस पर मद लगाया गया हो, जैसे आम, आग, आदम है ना। अलिफ़ ममदूदा की आवाज़ दुगनी निकलती है, यानी 2 अलिफ़ के बराबर। अलिफ़ और अलिफ़ आ, इस तरह। अलिफ़ ममदूदा में अलिफ़ अमूमन लफ्ज़ के इब्तिदा में, यानी शुरू में आती है, लेकिन कभी कभी दरमियान में भी आती है, यानी कभी कभी दरमियान में हम अलिफ़ लगाते हैं, जैसे कुरान एग्ज़ाम्पल है ना। अगला देखते हैं अलिफ़ मकसूरा। अलिफ़ मकसूरा किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में छोटी आती हैं, जिस पर अलिफ़ लगा देते हैं तो इसकी आवाज़ अलिफ़ से बदल जाती है। या वह अलिफ़ जिस पर मद ना हो, वह अलिफ़ जिस पर मद ना हो, जैसे आला, मौला है ना, सलमा, अदना वगैरह। यानी इसमें छोटी या आती है, लेकिन इसमें खड़ा ज़बर होता है, जिससे हम इसको आ की आवाज़ आती है, यानी लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है ना, तो इसको आ पढ़ेंगे ना, जैसे आला, मौला, सलमा, अदना वगैरह। और अन, अस, अब, ये भी किसकी मिसाल है दोस्तों? अलिफ़ मकसूरा की है। अरबी ज़बान के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में या होती है और इस पर अलिफ़ का एक छोटा सा निशान लगाया जाता है, वह भी अलिफ़ मकसूरा कहलाता है। जैसे आला, आला के ऊपर ये निशान लग रहा है, अदना, मूसा, ईसा वगैरह। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके आखिर में अलिफ़ की आवाज़ आती है। अलिफ़ मकसूरा में लफ्ज़ के आखिर में आने वाला अलिफ़ हमेशा साकीन होता है, यानी इसमें ठहराव होता है। साकीन यानी ठहराव, ठहराव होता है। और मुतहरिक होता है जो गतिशील होता है, मुतहरिक गतिशील होता है। ये चंद अहम बातें हैं जो आप ध्यान में रखें। तो अलिफ़ मकसूरा लफ्ज़ के आखिर में आने वाला अलिफ़ हमेशा साकीन होता है, जैसे भरोसा, गमला, प्यारा वगैरह। अगला देखते हैं हाय हवस। हाय हवस की किस्म
यानी गोल्हा। गोल्हा की भी किस्म होती हैं। इसका असल नाम, मूल नाम और वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? हाय हवज़ है। क्या है? हवज़ है। गोल्हा का असल नाम, मूल नाम क्या है? हवज़ है। तो गोल्हा या हाय हवज़ की 3 किस्म हैं। कितनी हैं? 3 इसकी किस्में हैं। हाय मलफूज़ी या हाय मलफूज़, दूसरा है हाय मखलूत, तीसरा है हाय मुख्तफ़ी। तो हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हाय मलफूज़ी। हाय मलफूज़ या हाय मलफूज़ी वह हा है, यानी वह गोल्हा है जिसकी आवाज़ साफ ज़ाहिर हो। जिस हा की आवाज़ पढ़ते वक्त ज़ाहिर हो, यानी जिस हा की आवाज़ है जो पढ़ते वक्त क्या हो? ज़ाहिर हो। जिस हा को तलफ़ुज़ यानी उच्चारण में शामिल किया जाए, यानी साफ पढ़ा जाए, जैसे हम, हमारा, गवाह, शाह, बादशाह, यानी आखिर में गोल आती है। ये भी इसकी पहचान है हाय मलफूज़ी की, यानी आखिर में गोल्हा आता है, बादशाह वगैरह। अगर गोल्हा लफ्ज़ के शुरू या दरमियान में आती है तो उसे मलफूज़ी कहा जाएगा। यानी शुरू में आए या बीच में आती है तो उसे मलफूज़ी कहा जाएगा, यानी गोल्हा। हाय मलफूज़ी को हाय असली भी कहा जाता है। अब जो हाय मलफूज़ी है उसको हाय असली भी कहा जाता है। हाय मलफूज़ी इब्तिदा, दरमियान और आखिर में भी आती हैं। यानी शुरू में भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है और आखिर में भी आ सकती है। यानी इसकी जो आवाज़ है क्लियर हो, साफ ज़ाहिर हो। दूसरी इसकी किस्म है गोल्हा की हाय मखलूत। वह हा है जिसकी आवाज़ उससे पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर निकलती है। इस हा की अपनी अलग आवाज़ नहीं होती। ये अपने से पहले हर्फ का हिस्सा होती है और हमेशा दो चश्मी हा कहलाती है। यानी इसको अपन दो चश्मी हा भी कह सकते हैं। दो चश्मी हा, दो चश्मी हा का असल नाम, मूल नाम, वास्तविक नाम क्या है? हाय मखलूत है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। ये किसी दूसरे हर्फ में मिलकर अपनी आवाज़ देती है और अपने से पहले वाले हर्फ में मिलाकर पढ़ी जाती हैं। जैसे भाई, धागा, दूध, भारत, है ना, फल, भाग वगैरह। अब गोल्हा की तीसरी जो किस्म है हाय मुख्तफ़ी। क्या है दोस्तों? हाय मुख्तफ़ी। इसका दूसरा नाम है खफ़ी भी इसको कहते हैं। इसकी आवाज़ पूरे तौर पर हा की नहीं निकलती, कभी अलिफ़ की और कभी सिर्फ़ ज़बर की आवाज़ रह जाती है। या तो कभी अलिफ़ की होगी और कभी ज़बर की रह जाती है। जिस हा को सिर्फ़ लिखा जाए, तलफ़ुज़ यानी उच्चारण में शामिल ना किया जाए, यानी इसको उच्चारण में शामिल ना किया जाए, जैसे रास्ता, फरिश्ता, यानी अलिफ़ की आवाज़ इसमें आएगी, है कि नहीं आएगी? अलिफ़ की आएगी। यानी उच्चारण में ये शामिल नहीं होगी। रास्ता, फरिश्ता, अफ़साना, दर्जा, पर्दा, रोज़ा, ज़िंदा, तो ये वगैरह। तो हाय मुख्तफ़ी लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होती हैं, यानी लफ्ज़ के ये आखिर में आती हैं और ये इमला के अकॉर्डिंग दुरुस्त नहीं हैं। यानी अरबी और फ़ारसी के होते हैं, उर्दू में अलिफ़ लगाया जाता है इनमें। जैसे उर्दू में अफ़साना हम लिखेंगे, जब टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो अफ़साना इस तरह लिखेंगे अपन, यानी इमला की दुरुस्तगी इसके अंदर नहीं है। हाय मुख्तफ़ी लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होती है। हाय मुख्तफ़ी अरबी और फ़ारसी ज़बान के अल्फाज में इस्तेमाल होती हैं। आगे हम देखते हैं हाय मुख्तफ़ी अरबी और फ़ारसी ज़बान के अल्फाज के अलावा जो दीगर ज़बानों के अल्फाज के आखिर में हा की जगह अलिफ़ लगाई जाती है, जैसे भरोसा, रास्ता वगैरह। भरोसा, रास्ता ये इमला के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त यानी सही नहीं है। हाय मुख्तफ़ी की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, बल्कि ये अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत यानी गति को ज़ाहिर करती हैं। अब नोट डाल के आप ध्यान में रखें। अब जो ये हा है, जिम चे है वाली, इसे हाय खुत्ती, हाय
हुत्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाय हुत्ती कहा जाता है। अगली इसकी किस्म हम देखते हैं वाव की, यानी वाव की किस्म। तो वाव की 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। सबसे पहले वाव मारूफ हम देखते हैं। इससे पहले हरूफ पर पेश होता है और खूब खींचकर पढ़ा जाए, खूब खींचकर पढ़ा जाता है। इसकी अलामत क्या है दोस्तों? उल्टा पेश है। ये अलामत है इसकी उल्टा पेश। वह वाव जिसे बढ़ाकर या खींचकर पढ़ा जाए, जैसे फूल, ऊन, झूला, खूबसूरत, नूर वगैरह। वाव मारूफ की अलामत क्या है दोस्तों? आपसे पूछा जाता है। वाव मारूफ की अलामत है उल्टा पेश है। वाव मारूफ को यानी हिंदी में जो बड़ा ऊ की आवाज़ आती है, इतना खींच कर पढ़ा जाता है ना, ऊ, और ऊ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। दूसरी इसकी किस्म है वाव मजहूल। इसकी आवाज़ कम खींचकर निकलती हैं। वह वाव जिसे जल्दी पढ़ा जाए, जैसे शोर, चोर, सोना, रोना, मोर, है ना। अब इसकी जो अलामत होती है, यानी वाव मजहूल की जो अलामत होती है वो क्या होती है? ज़ज़म है। ये लग रहा है इस पर चोर, सोना, रोना, है ना, ये उल्टी ज़ज़म होती है इस पर, है ना। वाव मजहूल की अलामत है ज़ज़म है। अगला है वाव मादुला, यानी वह वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ये सिर्फ हा के बाद ही आता है, यानी इस हा के बाद आता है। जिस वाव को सिर्फ लिखा जाए, पढ़ा ना जाए, जैसे ख्वाब, ख्वाजा, दरख्वास्त, खुशामदीद, खूबसूरत, खुशी, तनख्वाह वगैरह। अब इसकी अलामत ये है कि वाव के नीचे छोटा सा एक ख़त लगा दिया जाता है। जिस तरह इसमें लग रहा है, जैसे खुशी है तो खुशी में एक ख़त लग रहा है नीचे, ये ख़त लग रहा है तो ये इसकी पहचान है, ख़त लगा दिया जाता है। वाव के साथ अलिफ नहीं है तो, अगर वाव के साथ अलिफ नहीं है तो छोटा ख़त लगाते हैं, और अगर वाव के साथ अलिफ है तो उल्टा ज़ज़म, यानी इस तरह का ज़ज़म हम लगा देते हैं। जैसे अपन इसमें लग रहा है तनख्वाह, तनख्वाह है, और दरख्वास्त है, दरख्वास्त में भी ज़ज़म लग रहा है। तो इस तरह के निशान लगा दिए जाते हैं। तो वाव के साथ अलिफ नहीं है तो छोटा ख़त लगाते हैं, और अगर वाव के साथ अलिफ है तो उल्टा ज़ज़म, ये वाली अलामत की तरह एक अलामत लगाते हैं। वाव मादुला हमेशा खा के बाद आता है। वाव मादुला सिर्फ फ़ारसी ज़बान के अल्फाज में इस्तेमाल होता है। देखते हैं अपन नून की अक़साम, नून की किस्म, नून की अक़साम या किस्म या प्रकार। नून की 2 किस्म हैं, नून ज़ाहिरा या नून एलानिया, यानी वह नून जो ज़ाहिर हो, और नून गुन्ना यानी इसकी नाक से आवाज़ आए। तो सबसे पहले हम नून ज़ाहिरा या नून एलानिया को हम देखते हैं। आवाज़ साफ ज़ाहिर हो, वह नून जिस नून की आवाज़ ज़ाहिर करके पढ़ी जाए, जैसे कान, मकान, नमक, पान, शानदार वगैरह। इसे नून एलानिया भी कहा जाता है, यानी जो ज़ाहिर हो पढ़ने में। नून गुन्ना वह नून है जिसकी आवाज़ साफ ज़ाहिर ना हो बल्कि नाक से निकले। तो वह नून जिस नून की आवाज़ को नाक से पढ़ा जाए, जैसे कहाँ, क्यों, जहाँ, क्योंकि। अब ये ध्यान में रखना, अगर दरमियान में अगर नून आती है, जैसे क्योंकि, चूँकि, चालाक, जंग, है ना, तो नून गुन्ना लफ्ज़ के दरमियान में आए तो उस पर नुक्ता लगाया जाएगा। अगर नून बीच में आएगा तो उस पर नुक्ता लगाया जाएगा। अब कुछ अहम परिभाषाएं भी देखते हैं अपन। वाव अत्फ़, 2 लफ्ज़ों को आपस में मिलाने के लिए वाव
अतफ़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नेक व बद, खुदा व रसूल, सब व रोज़, तुफ़ल व ज़मा वगैरह। वावलिन, वावलिन किसे कहते हैं? इससे पहले हर्फ पर ज़बर होता है और इसलिए इसकी आवाज़ निस्बतन चौड़ी हो जाती है। निस्बतन यानी संबंध वाली, इसमें संबंध हो, जोड़ हो, जैसे मोल, तोल, गोल, कोल, औरत, दौर वगैरह। वाव की आवाज़ एक तरह से चौड़ी निकलती है, जैसे मोल यानी ओ की आवाज़ आ रही है ना, चौड़ी आवाज़ आ रही है। ओ है ना, यानी आवाज़ चौड़ी हो, जैसे कौल, तौल, गोल, कोल, औरत, दौर वगैरह। वाव की आवाज़ एक तरह से चौड़ी निकलती है। इस वाव में ओ की मात्रा इस्तेमाल होती है, यानी ओ की मात्रा इस्तेमाल होती है। वाव से पहले ज़बर हो वह वावलिन कहलाता है। वाव से पहले क्या हो? ज़बर हो, वह वावलिन कहलाता है। अगला है याए मारूफ। याए मारूफ, इसकी आवाज़ खींचकर निकलती है। इसकी अलामत क्या है? खड़ा ज़ेर होता है, यानी नीचे लगा हुआ होता है, जैसे जीत, गीत, कील, जलील वगैरह, यानी इस तरह की खड़ी ज़ेर होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, वाव की किस्म से बन जाए और देगर किस्मों में से बन जाए। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों समय कम है, आप अच्छे से तैयारी करें, मुकम्मल नोट्स लें और मज़ीद बेहतर तैयारी करें, जिससे आपके तैयारी मजबूत हो और मेंस एग्ज़ाम की तैयारी जम कर करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।